क्विक IS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक IS में आपका स्वागत है। 69 BPSC का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के संभावित क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है मैराथन क्लास के अंतर्गत बायो में पर्यावरण को देखेंगे कि बायोलॉजी के अंतर्गत जो पर्यावरण, इन्वायरमेंट और इको जो सिस्टम है, इकोलॉजी है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये मैराथन 4 क्लास है। इससे पहले मैंने जीव विज्ञान के कई जो है वीडियो डाल चुका हूँ, उसको जा करके आप वहाँ चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हमें वैसे क्वेश्चन को जो बार बार एग्जाम में आते हैं उनको ज़रूर नोटिस करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, ठीक है, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना जो है वन होना चाहिए। तो अगर भारत का क्षेत्रफल मान लीजिए 100% है तो 100% का कितना परसेंट वन होना चाहिए जिससे पर्यावरण या पारिस्थितिकी इकोसिस्टम बैलेंस में रह सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 33.3% वन होना चाहिए भारत के कुल क्षेत्रफल का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे देश हो, सब ने अपना घोषित कर रखा है वन नीति के तहत कि 33% सबके क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए, चाहे वो किसी स्टेट के लिए हो और चाहे वो केंद्र के लिए हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, ये लगता है कि ये आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं और आसान क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत होते हैं। कठिन क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलत होते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो जो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी की भाषा में जीरोफाइट्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निके की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो ये किया था E.P. ओडम ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र या इकोसिस्टम या इकोलॉजी है। सबसे जो है स्थिर मतलब जिसमें ज़्यादा जो है परिवर्तन नहीं होते हैं, ऐसे पारितंत्र या इकोसिस्टम कौन से हैं। महासागर हैं या फिर रेगिस्तान है या फिर वन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। जो रेगिस्तान होते हैं और वन होते हैं ये स्थिर पारितंत्र में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन महासागरों में परिवर्तन बहुत कम होता है। तो इन्हें हम स्थिर जो है स्टेबल क्या कहते हैं, इन्हें हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र भी कौन होता है, महासागर ही होता है। ठीक है, जो हमारे पूरे पृथ्वी का 71% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। ऐसा कौन सा जो वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा है, वो है आपका यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को गाँव में सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था हमारे देश में, लेकिन इसके कारण हमारा जो भौम जल है, ग्राउंड वाटर है, वो बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है और ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो कुछ पर्यावरणविद इसे पर्यावरण का आतंकवादी पौधा भी कहते हैं। किसको, यूकेलिप्टस को कहते हैं। अब इसका मैप यहाँ देख सकते हैं। इसको सफ़ेदा भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो लकड़ी होती है वो ऊपर की छिलके जो होते हैं वो सफ़ेद कलर का होता है। इसका यूज जो हमारे यहाँ जो है क्या किया जाता है, लकड़ी जलाने के काम आता है या फिर इसका मकान बनाने के उपयोग में इसका काम लिया जाता है यूकेलिप्टस को। तो पर्यावरण का आतंकवादी या खतरनाक पौधा माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन ये पहला था। ये कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। लेकिन पृथ्वी सम्मेलन कई हुए हैं। तो पृथ्वी सम्मेलन एक 1992 में हुआ था, एक 1997 में हुआ था, वो पृथ्वी 5 था और वो न्यूयॉर्क में हुआ था। एक पृथ्वी 10 2000
2 में हुआ था और वो जोहान्सबर्ग में हुआ था, और एक पृथ्वी 20 हुआ था जो 2012 में हुआ था, और वो भी रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। आप इसको देख सकते हैं, मैंने सारा लिस्ट एक साथ आपको दे दिया है कि कौन सा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो ये सारा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और पृथ्वी सम्मेलन पहला कब हुआ था, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ये बहुत देखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो कन्फ्यूजन में गलत होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है, ये लखनऊ में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये देहरादून में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और यही जो है हर 2 साल पर वन रिपोर्ट तैयार करती है पूरे भारत का और बिहार का, राज्य सारे राज्यों का भी और देश का वन रिपोर्ट तैयार करने का काम वन अनुसंधान संस्थान और वन सर्वेक्षण का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है, तो वो है जलमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया भी था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उदाहरण किसका है, जिसमें मानव का हाथ हो, प्रकृति का हाथ ना हो, तो वो है आपका धान का खेत। धान के खेत का निर्माण मानव करता है, इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है। तो रेड डाटा बुक जो है याद रखिएगा, ये उनके लिए है जो खतरनाक जीव और पादप या पौधे बिल्कुल संकटापन्न स्थिति में हैं और समाप्त होने के कगार पर हैं, उनको हम रेड डाटा बुक में शामिल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं के लिए ही रेड डाटा बुक जारी किया जाता है और उसमें इनको शामिल किया जाता है, जिससे उनका संरक्षण आसानी से किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया इसलिए मैंने इसको दिया है संकटापन्न के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कुछ लोगों को लगेगा खतरनाक या लुप्त, नहीं, जो संकटापन्न स्थिति में है, जो संकट, जिनके ऊपर संकट आने वाला है या संकट से गुजर रहे हैं, उनको शामिल किया जाता है, चाहे वो पौधे हों और चाहे कोई जीव जंतु हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है। इनमें कौन सा ऐसा है जो जैव विविधता के लिए खतरा है। तो जैव विविधता के लिए खतरा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश और झूम खेती, जो जनजातियां झूम खेती करती हैं उससे भी नष्ट होता है हमारी जैव विविधता, जंगल नष्ट होते हैं और वनस्पतियों का विनाश और प्राकृतिक आवास का जो विखंडन होता है, इसी से जैव विविधता नष्ट हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पर्यावरण के आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या होता है। तो प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव गतिविधियाँ। मानव गतिविधियाँ ही प्रकृति के संतुलन को तय करती हैं। कैसे? मानव ही जंगल को काटता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और अपनी ही बुद्धिमानी और नीतियों के द्वारा पुनः पर्यावरण को संतुलित कर लेता है, वृक्ष लगा करके, वृक्षारोपण करके। तो मानव गतिविधियां ही प्रकृति के संतुलन को तय करने का मुख्य कारक है, क्योंकि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, ग्रीन हाउस का प्रभाव हो, सब मानव गतिविधियों के कारण हो रहा है और मानव ही उसको ठीक करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है किसी उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। कोई भी जो उत्पाद होता है, आप कोई खरीदते हैं, आप इस मैप पे देख सकते हैं, तो कोई भी जो हम जो कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर इको मार्क का निशान लगा होता है। क्यों लगा होता है? तो जो वस्तुएं पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, मित्रवत होती हैं, उन्हें हम इको मार्क देते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आप कोई भी प्रोडक्ट देखेगा उस पर इसी तरह के मार्क बने होंगे, तो इसका मतलब है कि वो इको फ्रेंडली है। ठीक है। नेक्स्ट है एक वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? ठीक है।
तो ऐसा कौन सा वर्णक है जो वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है सूर्य की आने वाली से? वो है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन नामक वर्णक होता है जो पराबैंगनी किरणों से पौधों को बचाने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ऐसे ही कठिन क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता अगर पूछा जाए जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगर यह पृथ्वी का मैप है, अगर हम बनाते हैं तो विषुवत रेखा के पास तापमान ज़्यादा होता है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन पोल पर यहाँ तापमान भी कम होता है, यहाँ वर्षा भी कम होती है, तो यहाँ जैव विविधता कम पाई जाती है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये विषुवत रेखा पर और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। हम जैसे जैसे पोल की ओर आगे बढ़ते हैं तो पोल की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है, और पोल से हम विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है? तो ऐसे कौन सी घास फूस है जो जलीय घास फूस को नष्ट कर देती है, समस्या उत्पन्न कर देती है? वो है आइकोकोर्निया। आइकोकोर्निया नामक घास होती है जो जलीय जीव जंतुओं को नष्ट कर देती है, एक तरह की उनके लिए समस्या उत्पन्न कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो पारितंत्र होगा, एक इकोसिस्टम होता है, उसमें जो तत्व होते हैं उनके चक्रण को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भू जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र से जो है किसे कृत्रिम रूप से वर्गीकृत करते हैं? आर्टिफिशियल। तो यह है गार्डन मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय। मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव बढ़ रहे हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने के कारण सब प्रभावित होते हैं सिवाय तो क्या प्रभावित नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। तो यह है ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण नहीं होता है। बाकी भूमंडलीय गर्मी जो बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, यह भी ग्रीन हाउस के कारण होता है। और समताप मंडल में ओजोन परत जो नष्ट हो रही है, ये भी इसी कारण होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ठीक है, तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO कहते हैं। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के धुएं से निकलती है। आप ये मैप से देख सकते हैं। तो शहरों में सबसे अधिक प्रदूषण इसी कारण होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में होता है, वो उसकी मात्रा अगर कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो अगर याद रखिएगा, अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर जो है अगर वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवेश कर गया तो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है और हमारे शरीर में रक्त की जगह पर विषैला चीज हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे मानव की डेथ भी हो सकती है। तो जो परिवहन से निकले धुआं होते हैं उन्हें हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या होता है? अगर मान लिया कि लकड़ी आप कोई वन है उसका उन्मूलन कर दिया जाए, वन को नष्ट कर दिया जाए, तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा? ये सारे प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन इनमें पूछा जा रहा है सबसे अधिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो मृदा अपरदन हो जाएगा। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। ये आप मैप पे देख सकते हैं। अगर कहीं मिट्टी के क्षेत्र में पेड़ लगे होते हैं तो जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, लेकिन अगर पेड़ कट जाते हैं तो मिट्टी बह जाती है पानी के द्वारा, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इससे मृदा नुकसान होता है और उपजाऊ मृदा का क्षति इसी से पहुंचती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन है? इसमें ऐसा कौन सा संगठन है जिसका संबंध पर्यावरण से है? ठीक है, तो वो है आपका नीरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नीरी का फुल फॉर्म क्या है? तो नीरी को कहते हैं नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग
अनुसंधान संस्थान और इसका मुख्यालय नागपुर में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पर्यावरण से संबंधित है और ये क्वेश्चन कम से कम अलग अलग एग्जामों में 50 बार आ चुका है और हमेशा आता रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से याद करना, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है। मैंग्रोव वन आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे, तट के किनारे पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन जो होते हैं इनका वैश्विक तापन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे अर्थात डूब जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में धारणीय विकास। धारणीय विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है। तो यह है आपका जल विद्युत। जल विद्युत पर्यावरण के अनुकूल है, इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है और यह सतत विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमणीय क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आप ये मैप के थ्रू भी इसको देख सकते हैं और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये होता क्या है, मान लीजिए ये जंगल है और ये घास का मैदान है। तो जंगल और घास के मैदान के बीच में जो क्षेत्र होता है इसी को इकोटोन कहा जाता है। तो दो समुदाय क्या हो गए, एक वन और एक घास का मैदान, तो उसके बीच के क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें ऐसा कौन सा कथन सही है ये पूछा गया हो और एग्जाम में कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है उसको पहले आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर पहले का है, पहला ऑप्शन है जो मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, यही सही है। तो याद रखिएगा ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। कहाँ पर, पारितंत्र में। कैसे, जैसे मान लीजिए घास है तो घास को कौन खाता है, तो घास को खाया बकरी ने, तो ऊर्जा किससे गया, घास से कहाँ गया, बकरी में गया। बकरी को खाया शेर ने, तो शेर के पास ऊर्जा पहुंची वो बकरी से पहुंची। तो ये एक ही दिशा में ऊर्जा जा रही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि बाघ, ये बकरी जो है ये बाघ को खा ले और घास बकरी को खा ले, तो उल्टा हो जाएगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसीलिए ऊर्जा एक ही दिशा में जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछने लगे हैं, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जाके ज़रूरत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक होता है। परवाल विरंजन किसे कहते हैं और परवाल किसे कहते हैं। आप लोग शंख देखे होंगे और ये परवाल देखिए समुद्र में जीव पाए जाते हैं और इनके जो ऊपरी आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ये परवाल जीव होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। और अगर इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्यान समझिएगा, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। अगर सागर के जल में तापमान में वृद्धि हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो ये जो प्राकृतिक रंग है इनका आप देखिए बिल्कुल रंग बिरंगे हैं और ये अपना रंग खो देंगे। और जब ये अपना प्राकृतिक रंग खो देते हैं तो उसी को पर्यावरण की भाषा में क्या कहते हैं, परवाल विरंजन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी, वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, और ये समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तीकरण है। इसका मतलब ये हो गया ऐसे कौन से पदार्थ है जो ओजोन को नष्ट करते हैं। तो पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही, हेल्सास ये भी बिल्कुल सही, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों ओजोन को नष्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। इकोसिस्टम में इनमें कौन सा सत्य है, तो सत्य और असत्य पहले हमें गौर करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें सत्य कौन सा है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उत्पादक क्या होते हैं, घास, तो घास सबसे ज़्यादा होती है और प्राथमिक उपभोक्ता में हम शाकाहारी जंतु को रखते हैं, जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया। तो घास की अपेक्षा हिरन की संख्या कम होती है। और प्राथमिक के बाद द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं और उनकी संख्या शाकाहारियों से कम होती है। जंगल में एक ही शेर होता है और वहाँ पर शाकाहारी जंतुओं को सबको खा लेता है। और शाकाहारी जंतुओं ज़्यादा क्या होते हैं, तो घास होती है जिसे हम उत्पादक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और पर्यावरण को निगलेक्ट बिल्कुल मत करना। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, ठीक है। तो निम्नलिखित में क्या देखिए, वायु प्रदूषण का जैविक सूचक किसे कहते हैं, तो यह है लाइकेन। और लाइकेन शैवाल और किससे बने होते हैं, तो लाइकेन शैवाल और कवक से बने होते हैं। आप ये मैप पे देख सकते हैं, ये पेड़ों की छालों पर पाए जाते हैं। अगर लाइकेन सूख रहे हैं तो इसका मतलब है उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैल रहा है। ये एक तरह के प्राकृतिक संकेतक है लाइकेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो हरित गृह गैस इसमें कौन सी नहीं है, तो ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है, बाकी सब हरित गृह गैस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हरित गृह गैस अर्थात ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, और ग्रीन हाउस गैस टोटल 6 है, और ये मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये टोटल सब जो है ग्रीन हाउस गैस हैं, टोटल 6 हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो याद रखिएगा, जो पारितंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वो हमेशा खुला होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बंद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो जो पारितंत्र होता है वो कभी बंद नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, खुला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है, तो फूड चेन में मानव जो होता है वो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, ठीक है। तो हम जो है प्राथमिक और द्वितीय दोनों होते हैं, हम सर्वाहारी में आते हैं मानव। तो मानव सबको खा लेता है, चाहे वो घास हो, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे द्वितीय हो, तो मानव सबको खा लेता है, इसलिए मानव को हम सर्वाहारी में रखते हैं, अर्थात दोनों में रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का मतलब होता है फूड चेन का निर्माण इसमें से कौन से करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कैसे, मान लीजिए घास है, तो घास को कौन खाता है, बकरी, और बकरी कौन खाता है, मानव, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये बनाएगा क्या, खाद्य श्रृंखला। लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं बनाएगा, घास को गेहूं नहीं खाएगा और गेहूं को आम नहीं खाएगा। बकरी है, बकरी को गाय नहीं खाएगी और गाय को हाथी नहीं खाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाएगा, यही फूड चेन निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो यह है आपका बंगलुरु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे ही केंद्र भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र हैं वो भी मैं आप एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे पहुंचती है, तो वनों की अग्नि से। जब वनों में आग लगती है तो लकड़ी के जलने से जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आग लगने से भी धुआं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कहाँ पहुँचता है, वायुमंडल में। जीवों के श्वसन से, जो जीव श्वसन लेते हैं, श्वास लेते हैं, अन्न छोड़ते हैं, उससे भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचता है। और सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रियाओं से भी श्वसन जो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, उपयुक्त में से सभी। तो इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में, तो थोड़ा इसको आप लोग अच्छे से देखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पिरामिड कैसे होते हैं ऊर्जा के, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है, घास में होती है। घास को कौन खाता है, तो घास को शाकाहारी खाते हैं, और शाकाहारी इसके बाद मांसाहारी। तो हमेशा ऊर्जा ज़्यादा कहाँ होती है, उत्पादकों में होती है, उत्पादकों के बाद प्रथम में और फिर द्वितीय में। तो आप ये जो मैप यहाँ देख रहे हैं, तो ये ऊर्जा का पिरामिड है, और इसमें सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादकों में होती है, फिर प्रथम में और फिर द्वितीय उपभोक्ता में होती है। तो इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। और पिरामिड ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कहाँ से, तो मिस्र के पिरामिड से। मिस्र का पिरामिड ऐसे ही बना है, आप ये मैप पे देख सकते हैं। तो मिस्र का जो पिरामिड बना है
उसी से लिया गया है और नीचे इसका आधार बिल्कुल त्रिभुज जैसा है, तो नीचे इसका जो आधार है ज़्यादा है और ऊपर आधार कम है। तो सबसे अधिक घास पाई जाता है, घास के बाद प्रथम, फिर द्वितीय उपभोक्ता, ऐसे। तो ये हो गया आपका पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसे बनेगा? सीधा बनता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा को। बिना सौर ऊर्जा के कोई भी इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इको जो ट्रांजिशन फेज होता है उसके अवधारणा का उल्लेख किसने किया था? बेनेट द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? तो वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव इसमें सब है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 सब हो जाएगा, ठीक है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो सूर्य की रोशनी होती है वो लघु तरंगों में आती है, लेकिन जाती है दीर्घ तरंगों में ऐसे। और ऊपरी भाग में कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर पाए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी को गर्म करती है। लेकिन अगर वैश्विक तापमान अगर बढ़ गया, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये लेयर बहुत मोटी हो जाएगी। तो सूर्य की रोशनी जो जाती है वो सारी रोशनी जो अंतरिक्ष में चली जाती है उस सबको कौन रोक लेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर गर्म होने लगेगी। तो सबसे पहले हिमालय जैसे पर्वत के ग्लेशियर पिघल जाएंगे, नदियों में बाढ़ आएगी और सागर का जलस्तर बढ़ जाएगा। तीनों प्रभाव एक साथ मैंने आपको बताया है। तो आप यहाँ सिंपल समझ सकते हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, बिल्कुल। हिम नदी का पिघलना, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। बीमारियों का फैलना, इससे बीमारियां बहुत फैलेंगी क्योंकि बाढ़ आएगी, महामारी तरह तरह की फैलेगी। और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, मैंने आपको बताया था। सागर का तापमान बढ़ जाएगा तो प्रवाल भित्ति भी मर जाएंगे, जो प्रवाल जीव हैं वो भी मर जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आप पूछे जाएंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर अच्छे से रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या काम करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमोबाइल उद्योग से निकलता है, ये भी याद रखिएगा। और ये होमोग्लोबिन से संयोग करता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रदूषक इसी को माना भी जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्य वायु प्रदूषक कौन होता है? ये आ गया ऑप्शन, क्वेश्चन देख लीजिए। तो मुख्य वायु प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यह बात याद रखना। तो मुख्य वायु प्रदूषक कौन होता है? तो मुख्य वायु प्रदूषक है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ही के कारण ही सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाता है? ठीक है, तो वो है सीसा। अगर सीसा के कण वायुमंडल में फैल जाते हैं उससे वायु प्रदूषण होता है और इसे मनुष्य के शरीर में जा करके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। तो तंत्रिका तंत्र की जो बीमारी होती है वो सीसे के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन होता है? तो मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में वो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मिल करके सबसे ज़्यादा महानगरों में प्रदूषण फैलाते हैं, वायु प्रदूषण का कारण माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? इनमें ऐसा कौन है जो वायुमंडल में प्रदूषण नहीं फैलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण नहीं होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये याद रखिएगा। वायु प्रदूषण का कारण कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोगों को लगेगा कि ये होता है, लेकिन ये नहीं होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रभावित करती है? तो ये है आपका कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने आपको बताया, तो ये वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ये पृथ्वी को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा इसमें जैव निम्नीकरणीय है? और जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है वह पदार्थ जो मिट्टी में सड़ जाता है उसे हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। वह पदार्थ जो मिट्टी में नहीं सड़ता है उसे हम जैव
अनिम्नीकरणीय कहते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय का उदाहरण है रबड़। रबड़ मिट्टी में सड़ जाएगा, लेकिन प्लास्टिक और पॉलीथीन नहीं सड़ता है, तो वो जो है अनिम्नीकरणीय कहलाएगा, जो नहीं सड़ेगा। तो ये निम्नीकरणीय पूछा जा रहा है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? ऐसा इसमें कौन सा प्रदूषक है जो जैव विघटित है? वही मतलब जैव विघटन का मतलब हो गया जैव निम्नीकरणीय है, तो वो है वाहित मल। वाहित मल जो होता है, ये जो है सड़ गल जाता है, लेकिन पारा और प्लास्टिक मिट्टी में नहीं सड़ते हैं, तो इन्हें हम जो है अविघटित प्रदूषण कहते हैं, आज निम्नीकरणीय प्रदूषण कहते हैं। इन शब्दों पर हमें अच्छे से गौर करने की जरूरत है। तो ये 50 क्वेश्चन पर्यावरण बायो से जोड़ करके मैंने दिया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा आप लोग, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।